हेलो नर्सिंग फैमिली, कैसे हो आप सब? आई थिंक आप सभी अच्छे होंगे। ठीक है। तो आज हम शुरू करने वाले हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट यूनिट, जो कि वन शॉट रहने वाली है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होता क्या है? क्योंकि यहाँ से चाहे थ्योरी एग्जाम हो, चाहे एमसीक्यू बेस्ड एग्जाम हो, ठीक है, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट यूनिट रहती है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट यूनिट। तो चलिए शुरू करते हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होता क्या है। ठीक है, किस प्रकार बेबी की ग्रोथ होती है, किस प्रकार डेवलपमेंट होता है, किस एज पे क्या रहता है। ठीक है, उन सब के बारे में अपन इस वन शॉट क्लास में जानेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में। फर्स्ट अपन देखेंगे ग्रोथ के बारे में। इट इज द प्रोसेस ऑफ फिजिकल मैच्योरेशन रिजल्टिंग एंड इंक्रीज इन साइज ऑफ द बॉडी एंड वेरियस ऑर्गन। ग्रोथ में क्या होता है कि किसकी ग्रोथ में क्या होता है कि एक प्रोसेस है जिसमें क्या होता है कि बॉडी की जो भी बॉडी का जो भी फिजिकल स्ट्रक्चर है, उसका क्या होता है कि ग्रोथ होती है। ठीक है, मेचुरेशन होता है, जिसमें क्या होता है कि जो भी बॉडी और जो भी ऑर्गन्स है, उसकी साइज क्या होती है, इंक्रीज होती है। ग्रोथ में क्या होता है कि एक ऐसी प्रोसेस है, बॉडी की फिजिकल मैचुरेशन होती है। फिजिकल मैचुरेशन की एक प्रोसेस है जिसके अकॉर्डिंग इसमें बॉडी की साइज और जो भी ऑर्गन्स है उसकी क्या होती है, उस बॉडी की साइज और ऑर्गन्स की साइज क्या होती है, इंक्रीज होती है। फिर इट ऑकर्स बाय मल्टीप्लिकेशन ऑफ सेल्स एंड एन इंक्रीज इन इंटरसेलुलर सब्सटेंस। फिर इसमें क्या होता है कि जो भी सेल्स होती है बॉडी के अंदर, जो भी सेल्स पाई जाती है, उसमें क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन होता है। और ये क्या इसमें क्या इंक्रीज होता है, जो भी सेल के अंदर जो भी इंटरसेलुलर सब्सटेंस पाया जाता है, ठीक है, उसमें क्या होता है कि इन जो भी सब्सटेंस है वो क्या होगा, इंक्रीज होगा। ठीक है, और इट इज ए क्वांटिटेटिव चेंजेस ऑफ द बॉडी। जो भी ग्रोथ होती है वो कैसी प्रोसेस होती है, क्वांटिटेटिव प्रोसेस होती है। इट इज ए क्वांटिटेटिव चेंजेस ऑफ द बॉडी। तो जो ग्रोथ होती है वो क्या होती है, क्वांटिटेटिव प्रोसेस होती है। ठीक है, ग्रोथ में क्या बताया, जो भी ग्रोथ होगी वो फिजिकल मेचुरेशन की प्रोसेस है। मतलब जो भी बॉडी की स्ट्रक्चर है उसमें चेंजेस की क्या है, एक प्रोसेस है, जिसके रिजल्टिंग मतलब जिसके अकॉर्डिंग क्या होगा कि इसमें जो भी बॉडी की साइज इंक्रीज होगी और जो भी बॉडी के वेरियस ऑर्गन्स है, ठीक है, उनकी क्या होगी, साइज इंक्रीज होगी। इसमें क्या होता है, ग्रोथ के अंदर जो भी सेल्स है, बॉडी के अंदर जो भी सेल पाई जाती है, उसका क्या होता है, मल्टीप्लीकेशन होता है। मल्टीप्लीकेशन मतलब दो से चार, चार से आठ, ठीक है, इस प्रकार से मल्टीप्लीकेशन होगा। और जो भी इंटरसेलुलर सेल के अंदर जो भी इंटरसेलुलर सब्सटेंस पाया जाएगा, ठीक है, उसको वो क्या होगा, इंक्रीज होगा। और जो भी ग्रोथ है वो कैसी प्रोसेस है, क्वांटिटेटिव प्रोसेस है। ठीक है, इसको क्या किया जा सकता है, मेजर किया जा सकता है। ठीक है, किसके द्वारा, इंची टेप के द्वारा, ठीक है, ताकि टेप के द्वारा, ठीक है, इसके द्वारा क्या किया जा सकता है, मेजर किया जा सकता है। तो इसे ये कैसी प्रोसेस होगी, क्वांटिटेटिव प्रोसेस होगी। फिर अपन बात करते हैं डेवलपमेंट के बारे में। इट इज द प्रोसेस ऑफ फंक्शनल एंड फिजियोलॉजिकल मैच्योरेशन ऑफ द इंडिविजुअल। ग्रोथ में तो क्या होता है, बॉडी की स्ट्रक्चर, ठीक है, एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर, उसमें क्या होता है, चेंजेस होते हैं। लेकिन डेवलपमेंट में क्या होता है, फिजियोलॉजिकल मैच्योरेशन होता है। फिजियोलॉजिकल मतलब फंक्शनल मैच्योरेशन होगा, फंक्शनल चेंजेस आएंगे। ठीक है, इसके अंदर इंडिविजुअल के अंदर फंक्शनल चेंजेस आएंगे, फिजियोलॉजिकल चेंजेस आएंगे। ठीक है, डेवलपमेंट के अंदर, ठीक है, इट इज प्रोग्रेसिव इंक्रीज इन स्किल एंड कैपेसिटी टू फंक्शन। और डेवलपमेंट में क्या होगा कि जो भी बेबी है, इंडिविजुअल है, उसमें क्या होगा, स्किल में, ठीक है, स्किल और कोई भी फंक्शन कार्य करने की क्या होगी, कैपेसिटी, उसमें क्या आएगा, चेंजेस आएगा। ठीक है, वो क्या होंगी, वो कैपेसिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी। ठीक है, डेवलपमेंट के अंदर इट इज रिलेटेड टू मैच्योरेशन एंड माइलिनेशन ऑफ द नर्वस सिस्टम। और ये इससे रिलेटेड है, जो भी नर्वस सिस्टम है उसे, उसकी मैच्योरेशन से रिलेटेड क्या है, डेवलपमेंट है। ठीक है, और इट इंक्लूड साइकोलॉजिकल, इमोशनल एंड सोशल चेंजेस। और इसमें जो भी डेवलपमेंट में कौन कौन से चेंजेस इंक्लूड होते हैं, सोशल, साइकोलॉजिकल और इमोशनल चेंजेस क्या होते हैं, इंक्लूड होते हैं। बेबी सोशल चेंजेस, जो भी सोसाइटी उसको जानना पहचानने लगेगा। इमोशनल, उसमें इमोशंस आ जाएंगे। ठीक है, ठीक है, साइकोलॉजिकल चेंजेस होना स्टार्ट हो जाएंगे डेवलपमेंट के अंदर। और इट इज क्वालिटेटिव एस्पेक्ट। और जो डेवलपमेंट है वो कैसी प्रोसेस है, क्वालिटेटिव प्रोसेस है। जबकि ग्रोथ कैसी प्रोसेस है, क्वांटिटेटिव प्रोसेस है। ठीक है, ग्रोथ को क्या मेजर किया जा सकता है, जबकि डेवलपमेंट को मेजर नहीं किया जा सकता। इसलिए ये कैसी प्रोसेस होगी, क्वालिटेटिव प्रोसेस होगी। नेक्स्ट अपन स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट अपन स्लाइड पे जो भी देखेंगे, अपन देखेंगे इसमें प्रिंसिपल्स, प्रिंसिपल ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के।
जो भी प्रिंसिपल है, फर्स्ट प्रिंसिपल कैसा होगा, सिफेलोपोडल डायरेक्शन, मतलब जो भी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में फर्स्ट प्रिंसिपल होगा सिफेलोपोडल डायरेक्शन, मतलब जो भी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होगा वो किस डायरेक्शन में होगा, सिफेलोपोडल का मतलब होता है हेड टू टो डायरेक्शन, हेड टू टो डायरेक्शन। फिर नेक्स्ट अपन देखते हैं प्रोक्सिमो डिस्टल, प्रोक्सिमो डिस्टल यानी मिड लाइन से अपनी एक्सट्रीमिटीज की साइड बोल सकते हो, ठीक है, उस डायरेक्शन में क्या होगा, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होगा। फिर नेक्स्ट बात करेंगे अपन जनरल टू स्पेसिफिक, और जो भी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होगा वो कैसे होगा, सबसे जनरल से लेके स्पेसिफिक क्या होंगे, चेंजेस होंगे, फिर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होगा। तो एक एक करके अपन नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। सिफिलोपोडल डायरेक्शन, सिफिलोपोडल डायरेक्शन में क्या बताया था, हेड टू टो, द प्रोसेस ऑफ सिफिलोपोडल डायरेक्शन फ्रॉम हेड डाउन टू टेल, this means that improvement in structure and function come first in the head region, then in the trunk and last in the leg region। मतलब सिपिलोपोडल डायरेक्शन में क्या होगा कि जो भी बॉडी के अंदर चेंजेस आएंगे, ग्रोथ होगी, डेवलपमेंट होगा, वो किस प्रकार से होगा, हेड से लेके टेल तक, यानी हेड से टो वाले रीजन में होगा, ठीक है, हेड से तो जो भी डायरेक्शन रहेगी वो हेड टू टो रहेगा, ठीक है। इसका मीन क्या होगा, जो भी चेंजेस होगी बॉडी के अंदर, बॉडी के स्ट्रक्चर में, और जो भी फंक्शनल चेंजेस होंगे वो सबसे पहले कहाँ आएंगे, फर्स्ट आएंगे हेड रीजन में, उसके बाद ट्रंक रीजन में, एंड देन लास्ट होगा लेग रीजन में, ठीक है, फर्स्ट हेड में, फिर उसके बाद ट्रंक वाले रीजन में, फिर लास्ट में होगा लेग वाले रीजन में। जो भी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होगा वो इस प्रकार से होगा। तो सिफेलोपोडल डायरेक्शन फर्स्ट प्रिंसिपल कौन सा, वो अपना सिफेलोपोडल डायरेक्शन। नेक्स्ट अपन देखेंगे प्रोक्सिमो डिस्टल। प्रोक्सिमो डिस्टल डायरेक्शन, the process in proximo-distal from center or midline to periphery direction. Development proceeds from near to far, outward from central axis of the body towards the extremities। मतलब जो प्रोक्सिमो डिस्टल डायरेक्शन है, ठीक है, जो भी प्रिंसिपल है प्रोक्सिमो डिस्टल डायरेक्शन में, ठीक है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का जो भी सेकंड वो प्रिंसिपल है प्रोक्सिमो डिस्टल डायरेक्शन, डायरेक्शन इसमें क्या बताया मैंने, जो भी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होगा वो किससे होगा, सेंट्रल और मिड लाइन, सेंटर यानी जो ये सेंटर या इसको मिड लाइन भी बोल सकते हैं, इससे लेके पेरीफेरी डायरेक्शन, मतलब सेंटर से लेके जो भी पेरीफेरी यानी दूर का जो भी पार्ट है उसमें क्या होगा, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होगा, ठीक है। डेवलपमेंट प्रोसीड्स फ्रॉम नियर टू फार, आउटवर्ड फ्रॉम सेंट्रल एक्सिस ऑफ द बॉडी टुवर्ड्स द एक्सट्रीमिटीज। मतलब जो भी डेवलपमेंट की प्रोसेस वो कहाँ से स्टार्ट होगी, नियर टू फॉर, मतलब पास से, बॉडी के पास से दूर की ओर, तो मतलब आउटवर्ड फ्रॉम सेंट्रल एक्सिस ऑफ द बॉडी, कहाँ से, सेंट्रल एक्सिस ऑफ द बॉडी, जो सेंट्रल एक्सिस होगी या मिड लाइन होगी उससे कहाँ, एक्सट्रीमिटीज की ओर क्या होगा, टुवर्ड्स द एक्सट्रीमिटीज, इसमें क्या होगा, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होगी। फर्स्ट कौन सा प्रिंसिपल आया, फर्स्ट आया सिफेलोपोडल डायरेक्शन, सेकंड क्या होता है, प्रोक्सिमो डिस्टल डायरेक्शन। थर्ड अपन देखेंगे जनरल टू स्पेसिफिक। जनरल टू स्पेसिफिक में क्या देखेंगे, चिल्ड्रन यूज देयर कॉग्निटिव एंड लैंग्वेज स्किल्स टू रीजन एंड सॉल्व प्रॉब्लम्स। मतलब जनरल टू स्पेसिफिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में क्या होगा, चिल्ड्रन जो भी बच्चे हैं, चिल्ड्रन यूज देयर कॉग्निटिव एंड लैंग्वेज स्किल्स टू रीजन एंड सॉल्व प्रॉब्लम्स, जो भी अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए बच्चों में क्या इंप्रूव होगा, क्या डेवलप होगा, लैंग्वेज स्किल डेवलपमेंट होगी, डेवलप्ड होगी, ठीक है। और जो भी बेबी है वो अपना थ्रू लैंग्वेज मतलब बोल के अपने लैंग्वेज स्किल के थ्रू क्या कर पाएगा, जो भी उसकी प्रॉब्लम है वो उसको अपने पेरेंट्स को बता पाएगा, ठीक है। ये फर्स्ट इसमें क्या रहेगा, इसका जनरल टू स्पेसिफिक प्रिंसिपल में ये काम रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं चिल्ड्रन एट फर्स्ट are able to hold the big things by using both arms, in the next part able to hold things in a single hand। मतलब इसमें क्या होगा, जनरल टू स्पेसिफिक प्रिंसिपल में क्या होगा कि फर्स्ट बच्चा क्या करेगा, दोनों हाथों से जो भी कोई भी, चाहे मान लीजिए ग्लास हो, चाहे और कुछ थिंग्स हो, ठीक, और कोई वस्तु हो, उसको किसमें, दोनों हाथ से होल्ड करके क्या रखेगा, एबल हो जाएगा, ठीक है, दोनों हाथों से होल्ड करके करने के लिए क्या हो जाएगा, एबल हो जाएगा। उसके बाद ठीक है, दोनों हाथों से एबल हो जाएगा। फिर नेक्स्ट पार्ट में जब जैसे जैसे ग्रोथ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होगा, बेबी की एज बढ़ेगी, उस टाइम पे नेक्स्ट पार्ट में क्या हो जाएगा, जो भी बेबी है वो सिंगल हैंड से क्या कर पाएगा, किसी भी चीज को क्या होल्ड कर पाएगा। दे ओनली एबल टू पिक स्मॉल ऑब्जेक्ट लाइक दीज सीरियल्स etc, देन तब ओनली एबल टू पिक, मतलब जो भी स्मॉल ऑब्जेक्ट है लाइक पीस सीरियल्स, ठीक है, ये आदि क्या होल्ड कर पाएगा। चिल्ड्रन व्हेन एबल टू होल्ड पेंसिल फर्स्ट स्टार्ट ड्रॉ सर्कल
then square, then only letters after that date the word. मतलब चिल्ड्रन when able to hold pencil, जब पेंसिल पकड़ने के लिए एबल हो जाएगा तो उसमें फर्स्ट क्या स्टार्ट करेगा बच्चा, ड्रॉ सर्कल, जो भी सर्कल है उसको ड्रॉ करना स्टार्ट करेगा, देन क्या बनाएगा स्क्वायर, उसके बाद जो भी वर्ड्स है लेटर है उनको क्या लिखना स्टार्ट कर देगा, ठीक है, क्या ड्रॉ करना स्टार्ट कर देगा। जनरल टू स्पेसिफिक में फर्स्ट में लैंग्वेज स्किल्स और कॉग्निटिव स्किल्स के थ्रू क्या करेगा, जो भी बच्चा अपनी प्रॉब्लम्स को क्या करेगा सोल्व करेगा। और चिल्ड्रन फर्स्ट इसमें क्या होगा कि जो भी दोनों हाथ से, ठीक है, बेबी किसी भी वस्तु को, किसी भी थिंग्स को होल्ड करने में एबल होगा। फिर उसके बाद जैसे जैसे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एज बढ़ेगी, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होगा, उसमें बच्चा किसमें एबल हो जाएगा, सिंगल हैंड से, मतलब एक हाथ से क्या हो जाएगा थिंग्स को होल्ड करने के लिए एबल हो जाएगा, ठीक है। चिल्ड्रन फिर नेक्स्ट देखेंगे, चिल्ड्रन व्हेन एबल टू होल्ड पेंसिल, जब बच्चा पेंसिल होल्ड करके करना स्टार्ट कर देता है तो उसमें फर्स्ट क्या ड्रॉ करता है, सर्कल ड्रॉ करता है। और आगे जैसे जैसे अपन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट देखेंगे एज के अकॉर्डिंग, तो उसमें देखेंगे कि बच्चा किस एज पे सर्कल ड्रॉ करता है, किस एज पे ऑब्जेक्ट होल्ड करके रखता है, ठीक है। देन उसके बाद फर्स्ट जैसे ही पेंसिल होल्ड करना स्टार्ट कर देगा उसके बाद क्या ड्रॉ सर्कल सर्कल ड्रॉ करना स्टार्ट करेगा, तो उसके बाद स्क्वायर, ठीक है, जो भी स्क्वायर है उसको ड्रॉ करेगा। फिर उसके बाद जैसे ही स्क्वायर ड्रॉ करेगा उसके बाद जो भी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के थ्रू एज इंक्रीज होगी, एज बढ़ेगी, उस टाइम पे जो वर्ड्स है लेटर्स है वो लिखना स्टार्ट कर देगा। फिर डेवलपमेंट प्रोसेस फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक रेस्पॉन्सेज, और जो डेवलपमेंट है वो किस प्रकार स्टार्ट होगा, जनरल टू स्पेसिफिक, जनरल से स्पेसिफिक रेस्पॉन्स में डेवलपमेंट की प्रोसेस क्या होगी, स्टार्ट होगी। फिर अपन देखते हैं फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करेंगे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को। नेक्स्ट चलो, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट डिपेंड्स अपॉन मल्टीपल फैक्टर और डिटरमिनेंट, मतलब जो भी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है वो कई फैक्टर्स पे डिपेंड होते हैं। दे इन्फ्लुएंस डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बाय प्रमोटिंग और हिंडरिंग द प्रोसेस, और हिंडरिंग द प्रोसेस, मतलब जो भी ये जो फैक्टर है वो डायरेक्टली या तो डायरेक्टली है और इनडायरेक्टली क्या करेंगे, जो भी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की प्रोसेस है उसको क्या करेंगे, अफेक्ट करेंगे। कुछ फैक्टर्स है जो दिए गए हैं, जेनेटिक फैक्टर, प्रीनेटल फैक्टर, पोस्टनेटल फैक्टर। जेनेटिक फैक्टर, कुछ जेनेटिक फैक्टर्स भी हो सकते हैं, ठीक है, जो क्रोमोसोम्स के द्वारा, ऑटोसोम्स के द्वारा क्या करेंगे, अफेक्ट करेंगे, प्रीनेटल, ठीक है, प्रीनेटल फैक्टर्स हो सकते हैं, पोस्टनेटल फैक्टर्स हो सकते हैं, ठीक है। और फर्स्ट अपन देखते हैं जेनेटिक फैक्टर के बारे में। जेनेटिक फैक्टर, genetic predisposition is the important factor which influence the growth and development of children। जेनेटिक फैक्टर क्या होता है कि सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को इन्फ्लुएंस करने के लिए, अफेक्ट करने के लिए, ठीक है, जिसमें सेक्स, रेस एंड नेशनलिटी भी आ सकती है, ठीक है। जेनेटिक फैक्टर में सेक्स हुआ, रेस एंड नेशनलिटी भी आ सकती है। जेनेटिक फैक्टर तो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर रहेगा, ठीक है, जो भी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को इन्फ्लुएंस करने के लिए, अफेक्ट करने के लिए, ठीक है। फिर नेक्स्ट अपन बात करेंगे प्रीनेटल फैक्टर। प्री नेटल फैक्टर का मतलब होगा कि जो आप बिफोर बर्थ, ठीक है, ड्यूरिंग इंट्रायूटेरिन लाइफ, इंट्रायूटेरिन एनवायरनमेंट इज एन इम्पोर्टेंट प्रीडोमिनेंट फैक्टर ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, वेरियस कंडीशन इन्फ्लुएंस द फीटल ग्रोथ इन द यूटेरो। मतलब प्री नेटल फैक्टर भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना जेनेटिक फैक्टर है। प्री नेटल फैक्टर कौन सा होगा, जो भी जब बेबी वोम में होगा, ठीक है, उस टाइम पे इंटरयूटेरिन एनवायरनमेंट में भी क्या होगा कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट अफेक्ट हो सकते हैं। वेरियस कंडीशन इन्फ्लुएंस करती है, अफेक्ट करती है फीटल ग्रोथ को इन यूट्रो, ठीक है। अब वो कौन कौन से हैं, फर्स्ट है मैटरनल माल न्यूट्रिशन, ठीक है, अगर माँ माल नरिश्ड है तो उसमें भी
क्या हो सकता है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट अफेक्ट हो सकते हैं। मैटरनल इन्फेक्शन हो, अगर मदर इन्फेक्टेड हो किसी चीज से, मैटरनल इन्फेक्शन, मैटरनल सबस्टांस अब्यूज, ठीक है, अगर मदर कोई सबस्टांस अब्यूज कर रही है, ठीक है, कोई भी सबस्टांस का यूज कर रही है, जैसे तंबाकू हो सकता है, एल्कोहल हो सकता है, ठीक है। मैटरनल इलनेस और हार्मोन, मिजल्सेनियस की कंडीशन भी क्या कर सकती है, अफेक्ट कर सकती है। कोई हार्मोनल इम्बैलेंस हो, ठीक है, इल मदर इलनेस की कंडीशन में हो, ठीक है, उस टाइम पे क्या होगा कि जो भी प्री नेटल कंडीशन में ग्रोथ एंड डेवलपमेंट अफेक्ट हो सकता है। अब पोस्ट नेटल फैक्टर कौन सा होगा? पोस्टनेटल फैक्टर होगा आफ्टर बर्थ, ठीक है। आफ्टर बर्थ जो भी फैक्टर्स अफेक्ट करेंगे वो कौन कौन से हैं, ये देखिए। ग्रोथ पोटेंशियल, न्यूट्रिशन, ठीक है, चाइल्डहुड इलनेस, फिजिकल एनवायरनमेंट हो गया, साइकोलॉजिकल एनवायरनमेंट हो गया, कल्चरल इन्फ्लुएंस, सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस लो हो सकता है, ठीक है, पुअर हो सकता है, क्लाइमेट एंड सीजन, ठीक है, प्ले एंड एक्सरसाइज, बर्थ ऑर्डर ऑफ द चाइल्ड, ठीक है, इंटेलिजेंस, हार्मोनल इन्फ्लुएंस, ये सब फैक्टर्स क्या हो सकते हैं, पोस्ट नेटल फैक्टर्स होते हैं जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को क्या करेंगे, अफेक्ट करेंगे। फिर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की एज पीरियड, ठीक है, एज पीरियड देखेंगे। फर्स्ट अपन देखते हैं आफ्टर बर्थ, जो नियोनेट है, नियोनेट नियोनेट की एज क्या होगी, 0 to 1 मंथ, ठीक है, जिसमें दो होते हैं, अर्ली नियोनेट और लेट नियोनेट। अर्ली नियोनेट और लेट नियोनेट। जो अर्ली नियोनेट होगा वो 0 to 7 डेज का होगा, जो लेट नियोनेट होगा वो 7 to 28 डेज का होगा, या बोल सकते हैं 1 मंथ का होगा। ठीक है, अर्ली नियोनेट 0 to 7 डेज का, और लेट नियोनेट 7 to 28 डेज का क्या होगा, इसमें नियोनेट की कंडीशन होगी, नियोनेट बर्थ टू 1 मंथ की एज होगी। फिर अपन बात करते हैं इन्फेंसी, यानी इन्फेंट। इन्फेंट की एज क्या होगी, 1 मंथ to 1 ईयर, ठीक है, 1 मंथ to 1 ईयर होगा इन्फेंट। इन्फेंट किसको बोला जाएगा, एक मंथ से लेके 1 साल तक के बच्चों को क्या बोला जाएगा, इन्फेंट बोला जाएगा। फिर नेक्स्ट आती है अर्ली चाइल्डहुड। अर्ली चाइल्डहुड में टोडलर, टोडलर 1 to 3 ईयर के बच्चे, ठीक है, और प्री स्कूलर में 3 to 6 ईयर के बच्चे आते हैं, ठीक है। प्री स्कूल 3 to 6 ईयर। फिर मिडल चाइल्डहुड में स्कूल एज कितनी होगी, 6 to 12 ईयर। फिर लेट चाइल्डहुड में आता है एडोलसेंट। एडोलसेंट की एज क्या होगी, 13 ईयर to 18 ईयर। फिर उसके बाद है 18 ईयर से ज्यादा एडल्ट। इन्फेंसी, फर्स्ट नियोनेट, नियोनेट में अर्ली नियोनेट और लेट नियोनेट। अर्ली वो नियोनेट अगर बोलेंगे, नियोनेट पूछे तो 0 to 1 मंथ, ठीक है, अर्ली नियोनेट में 0 to 7 डेज और लेट नियोनेट में 7 to 28 डेज। इन्फेंसी यानी इन्फेंट 1 मंथ to 1 ईयर। फिर अर्ली चाइल्डहुड में टोडलर, टोडलर 1 to 3 ईयर। प्री स्कूलर में 3 to 6 ईयर, ठीक है। अर्ली चाइल्डहुड में दो एज आती है, टोडलर और प्री स्कूलर। फिर मिडिल चाइल्डहुड में स्कूल एज में 6 to 12 ईयर्स की एज आएगी, और लेट चाइल्डहुड में आता है एडोलसेंट। एडोलसेंट 13 to 18 ईयर।
ठीक है, उसके बाद 18 ईयर से ज्यादा के जो भी चाइल्ड होंगे वो आ जाएंगे एडल्ट में। ठीक है, फिर अपन बात करते हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट मॉनिटरिंग, असेसमेंट ऑफ ग्रोथ, असेसमेंट ऑफ असेसमेंट ऑफ ग्रोथ, असेसमेंट ऑफ ग्रोथ में असेसमेंट ऑफ जो भी ग्रोथ होगी वो किस प्रकार से असेस करेंगे। फर्स्ट अपन देखते हैं असेसमेंट ऑफ फिजिकल ग्रोथ कैन बी डन बाय एंथ्रोपोमेट्रिक मेजरमेंट एंड द स्टडी ऑफ वेलोसिटी ऑफ फिजिकल ग्रोथ। जो भी ग्रोथ का असेसमेंट होगा वो एंथ्रोपोमेट्रिक मेजरमेंट, एंथ्रोपोमेट्रिक मैट्रिक मेजरमेंट में क्या होगा कि जिसमें एंथ्रोपोमेट्रिक मेजरमेंट का मतलब होता है कि जिसमें हेड सर्कमफेरेंस, चेस्ट सर्कमफेरेंस, ठीक है, मिड अपर आर्म सर्कमफेरेंस, वो हेड टू एग्जामिनेशन के अकॉर्डिंग, ठीक है, जो भी असेसमेंट करते हैं, मेजरमेंट करते हैं, ठीक है, वो एंथ्रोपोमेट्रिक मेजरमेंट कहलाते हैं। एंड द स्टडी ऑफ वेलोसिटी ऑफ फिजिकल ग्रोथ, और जो भी फिजिकल ग्रोथ की स्टडी करके मतलब किस प्रकार से फिजिकल ग्रोथ हो रही है उसके द्वारा असेसमेंट ऑफ ग्रोथ, यानी जो ग्रोथ का असेसमेंट कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट अपन बात करते हैं मेजरमेंट ऑफ डिफरेंट ग्रोथ पैरामीटर्स इज द इम्पोर्टेंट नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी इन चाइल्ड केयर। ठीक है, जो भी ग्रोथ पैरामीटर्स है, अलग अलग ग्रोथ पैरामीटर डिफरेंट एज के अकॉर्डिंग, वो उन सब का मेजरमेंट नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी के लिए, ठीक है, नर्सिंग के नर्सिंग में, ठीक है, सबसे इम्पोर्टेंस रखता है। ठीक है, चाइल्ड केयर में, ठीक है, क्या बोला मैंने, मेजरमेंट ऑफ डिफरेंट ग्रोथ पैरामीटर्स, जो भी एज के अकॉर्डिंग ग्रोथ पैरामीटर्स है, डिफरेंट ग्रोथ पैरामीटर्स है, ठीक है, वो नर्सिंग केयर में, ठीक है, नर्सिंग नर्सिंग के अंदर जो भी चाइल्ड केयर दी जाती है, नर्सिंग नर्स के द्वारा जो भी चाइल्ड केयर दी जाती है, वो सबसे ज्यादा क्या हो रहता है, रेस्पॉन्सिबल रहता है, इंपॉर्टेंस रखता है। फर्स्ट ग्रोथ आती है वेट। ठीक है, वेट, वेट इज वन ऑफ द बेस्ट क्राइटेरिया फॉर असेसमेंट ऑफ ग्रोथ एंड ए गुड इंडिकेटर ऑफ हेल्थ एंड न्यूट्रिशनल स्टेटस ऑफ चाइल्ड। वेट क्या होता है कि बेस्ट क्राइटेरिया असेसमेंट का, ग्रोथ असेसमेंट का सबसे बेस्ट क्राइटेरिया क्या माना जाता है, वेट माना जाता है, और ये गुड इंडिकेटर है हेल्थ और न्यूट्रिशनल स्टेटस का। जो भी बच्चे का हेल्थ और न्यूट्रिशनल स्टेटस पता करने के लिए वेट क्या है, गुड इंडिकेटर है। ठीक है, और वेट ही क्या सबसे बेस्ट क्राइटेरिया ग्रोथ का असेसमेंट करने के लिए। तो among Indian children, weight of the full term neonate at birth is approximately, जो भी न्यूबॉर्न है नॉर्मल, ठीक है, फुल टर्म यानी टर्म बेबी है, टर्म न्यूनोट है 18, तीन टर्मिनोलॉजी आती है, प्री टर्म, टर्म, टर्म और पोस्ट टर्म। प्री टर्म में क्या होगा कि टाइम से मतलब जो भी गेस्टेशनल एज है, ठीक है, जो भी नॉर्मल एज मानी जाती है डिलीवरी की, ठीक है, 37 वीक तक, 37 to 40 वीक तक, जो भी अगर बेबी डिलीवर है उस टाइम से पहले, उस एज से पहले क्या हो जाएगा, बेबी डिलीवर हो जाएगा, वो तो होगा प्री टर्म। ठीक है, टर्म क्या होगा, मतलब उसी एज पे, ठीक है, जो भी टाइम पीरियड माना जाता है डिलीवरी का, उस टाइम पे क्या होगा, बेबी डिलीवर होगा, उसका टाइम। और पोस्ट टाइम आफ्टर डिलीवरी टाइम, ठीक है, 37 to 40 वीक के बाद अगर बेबी डिलीवर हो रहा है, ठीक है, उसको अपन क्या बोलेंगे, पोस्ट टाइम बोलेंगे। ठीक है, अमंग इन चिल्ड्रन वेट ऑफ द फुल टर्म नियोनेट, ठीक है, टर्म बेबी में जो भी नॉर्मल बर्थ होता है वो कितना होता है, 2.5 kg to 3.5 kg, क्या माना जाता है, नॉर्मल माना जाता है। देयर इज अबाउट 10% लॉस ऑफ वेट फर्स्ट वीक ऑफ लाइफ। इसमें क्या होगा कि जब आफ्टर बर्थ बेबी का वेट कितना होगा, 2.5 kg to 3.5 kg रहेगा, लेकिन उसके बाद बेबी का फर्स्ट वीक ऑफ लाइफ यानी 7 डेज तक बेबी का जो वेट होगा वो कितना लॉस होगा, 10% लॉस होगा। उसके बाद विच रिगेन बाई 10 डेज ऑफ एज, और उसके बाद 7 डेज के बाद बेबी क्या वापस इसको रिगेन करना स्टार्ट कर देता है, 10 डेज ऑफ एज यानी सेवन, फर्स्ट वीक ऑफ लाइफ यानी 7 डेज में तो क्या होगा, इसमें बेबी 10% लॉस करेगा, प्लस 7 + 3 यानी 10 डेज, इसमें बेबी क्या करना स्टार्ट कर देगा, रिगेन करना स्टार्ट कर देगा।
देन वेट गेन इज अबाउट टू 25 to 30 ग्राम पर डे। मतलब फॉर फर्स्ट 3 मंथ वेट गेन कितना होता है, 25 से 30 ग्राम पर डे फर्स्ट 3 मंथ के लिए। मतलब बेबी आफ्टर बर्थ के फर्स्ट 3 मंथ तक बेबी कितना वेट गेन करेगा, 25 से 30 ग्राम वेट गेन करेगा। एंड 400 ग्राम पर मंथ टिल 1 ईयर ऑफ एज। मतलब टोटल 400 ग्राम पर मंथ कितना, 1 ईयर तक क्या बेबी क्या करेगा, गेन करेगा। मतलब 3 मंथ तक तो बेबी पर डे कितना करेगा, 25 से 30 ग्राम पर डे करेगा 3 मंथ तक। और 400 ग्राम पर मंथ, और 400 ग्राम पर मंथ कितने 1 ईयर की एज तक क्या करेगा, गेन करेगा। जब डबल कब होता है, द इन्फेंट डबल वेट गेन देयर बर्थ वेट बाई 5 मंथ ऑफ एज। जब बेबी बर्थ वेट से 5 मंथ की एज हो जाती है, उस टाइम पे बेबी का वेट कितना हो जाएगा, डबल हो जाएगा। ट्रिपल बाई 1 ईयर, 1 साल पे बेबी का बर्थ जो वेट होगा वो कितना हो जाएगा, ट्रिपल हो गया। फोर्थ टाइम बाई 2 ईयर, मतलब जो 4 गुना बर्थ जो भी वेट है वो कितना हो जाएगा, कितनी एज पे होगा, 2 साल की एज पे। 5 टाइम्स, 5 गुना कब होगा, 3 साल पे। और 6 गुना कब होगा, 5 साल पे। 7 गुना कब होगा, 7 साल पे। और 10 गुना कब होगा, 10 साल की एज पे क्या होगा, 10 गुना होगा। वेट गेन 25 से 30 ग्राम पर डे 3 मंथ तक, 400 ग्राम पर मंथ 1 ईयर तक, ठीक है। और डबल कब होगा, डबल होगा 5 मंथ की एज पे। ट्रिपल कब होगा, 1 साल की एज पे। और 4 गुना कब होगा, 2 साल की एज पे। 5 गुना होगा 3 साल की एज पे, ठीक है। और 6 गुना होगा 5 साल की एज पे। 7 गुना होगा 7 साल की एज पे। और 10 गुना होगा 10 साल की एज पे। Then weight increases rapidly during puberty followed by weight increase to adult size, ठीक है। और उसके बाद जैसे प्यूबर्टी आ जाएगी उसमें वेट क्या होगा, रेपिडली इंक्रीज होगा, ठीक है। और जैसे जैसे एडल्ट की साइज बढ़ती जाएगी उसके अकॉर्डिंग वेट भी क्या होगा, इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट अपन बात करते हैं लेंथ की। लेंथ एंड हाइट। इंक्रीज इन हाइट, इंक्रीज इन हाइट इंडिकेट स्केटल ग्रोथ। मतलब जैसे जैसे बेबी की हाइट बढ़ेगी वो किसको इंडिकेट करेगा, जो भी स्केलेटल ग्रोथ है उसको क्या इंडिकेट करेगा, ठीक है। जो भी स्केलेटल ग्रोथ होगी उसको क्या इंडिकेट करेगा, जो भी हाइट है वो उसको इंडिकेट करेगी। ईयरली इंक्रीमेंट इन हाइट ग्रेजुअली डिमिनिश फ्रॉम बर्थ टू मेच्योरिटी। मतलब ईयरली क्या होता है, इंक्रीमेंट होता है हाइट का बर्थ से लेके मेच्योरिटी तक। एट बर्थ एवरेज लेंथ ऑफ ए हेल्थी इंडियन न्यूबॉर्न बेबी इज 50 सेंटीमीटर, ठीक है। जब बर्थ के टाइम न्यूबॉर्न का लेंथ कितनी होगी, 50 सेंटीमीटर नॉर्मल लेंथ होगी एट बर्थ। इट इंक्रीजेज टू 60 सेंटीमीटर एट 3 मंथ, 70 सेंटीमीटर एट 9 मंथ एंड 75 सेंटीमीटर एट 1 ईयर ऑफ एज। मतलब ये 60 सेंटीमीटर कब होगी, 3 मंथ पे। 70 सेंटीमीटर 9 मंथ पे। और 75 सेंटीमीटर होगी 1 साल पे, ठीक है। इन सेकेंड ईयर ऑफ एज देर इज 12 सेंटीमीटर इंक्रीजेज। 2 साल की एज पे क्या होगा, 12 सेंटीमीटर इंक्रीज होगी। 3 साल पे 9 सेंटीमीटर इंक्रीज होगी। 4 साल पे 7 सेंटीमीटर। और 15 साल पे 6 सेंटीमीटर इंक्रीज होगी। चाइल्ड, so the child double the birth by 4 to 4.5 ईयर ऑफ एज। जो बेबी की एज होगी, ठीक है, जो हाइट होगी वो डबल कब होगी, 4 से 4.5 के ईयर की एज पे। ऑफ एज आफ्टरवर्ड्स देयर इज अबाउट 5 सेंटीमीटर इंक्रीजेस इन एवरी ईयर टिल ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी, ठीक है। डबल होगी 4 से 4.5 की एज पे, ठीक है। और उसके बाद 5 सेंटीमीटर इंक्रीज होती है इन एवरी ईयर टिल ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी, ठीक है। उसके बाद प्यूबर्टी तक 5 साल इंक्रीज होगी। बॉडी मास इंडेक्स आपने न्यूट्रिशन में पढ़ लिया था, यहाँ पढ़ाने की जरूरत नहीं है। फिर नेक्स्ट अपन बात करते हैं हेड सर्कम्फेरेंस की। इट इज रिलेटेड टू ब्रेन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ इंट्राक्रेनियल वॉल्यूम। एवरेज हेड सर्कम्फेरेंस मेजर्ड अबाउट 35 सेंटीमीटर एट बर्थ, ठीक है। इट इज रिलेटेड टू ब्रेन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ इंट्राक्रेनियल वॉल्यूम, ठीक है। ये किससे रिलेटेड है, ब्रेन हेड सर्कम्फेरेंस ब्रेन ग्रोथ की, ब्रेन ग्रोथ से रिलेटेड है। और जो भी इंट्राक्रेनियल वॉल्यूम का डेवलपमेंट होगा उससे रिलेटेड हेड सर्कम्फेरेंस है।
जो भी नॉर्मल हेड सर्कम्फरेंस है एट बट जो हेड सर्कम्फरेंस है वो कितना माना जाता है, 33 to 35 सेंटीमीटर। ठीक है। 8 3 month it is about 40 centimeter, 8 6 month 43 centimeter, 8 1 year 45 centimeter, 8 2 year 48 centimeter, 7 year 50 centimeter, and 12 year of age it is 52 centimeter, almost same a adult। मतलब क्या बताया, जो 3 साल की 3 मंथ की एज पे जो बेबी की हेड सर्कम्फरेंस वो कितना हो जाएगा, 40 सेंटीमीटर। एट बट कितना था, 33 to 35 सेंटीमीटर। 8 6 मंथ पे कितना हो जाएगा, 43 सेंटीमीटर। 1 साल की एज पे 45 सेंटीमीटर, और 2 साल की एज पे 48 सेंटीमीटर होगा, और 7 साल की एज पे 50 सेंटीमीटर, और 12 साल की एज पे कितना हो जाएगा, 52 सेंटीमीटर। ऑलमोस्ट सेम ए एडल्ट। और ये सेम क्या होता है, एडल्ट में होता है। If head circumference increase more than 1 centimeter in 2 weeks during the first 3 months of age, then hydrocephalus should be suspected। मतलब अगर 2 वीक्स 1 सेंटीमीटर, अगर 2 वीक तक 1 सेंटीमीटर हेड सर्कम्फरेंस इंक्रीज हो फर्स्ट 3 मंथ की एज में, तो इसको ये किसको इंडिकेट करेगा, हाइड्रोसिफिलिस को इंडिकेट करेगा। हेड सर्कम्फरेंस इज मेजर्ड बाय ऑर्डिनल टैप, placing it over the occipital protuberance at the back, above the ear on the side, and just over the supraorbital digits in front, measuring the point of height circumference। हेड सर्कम्फ्रेंस किसके द्वारा मेजर किया जाता है, ऑर्डिनल टेप के द्वारा। और ये ऑक्सीपिटल प्रोट्यूबरेंस पे प्लेस रखेंगे, मतलब जो भी ऑर्डिनल टेप है उसको क्या करेंगे, प्लेस करेंगे कहाँ पे, ऑक्सीपिटल प्रोट्यूबरेंस, और एट द बैक और अबाउट द ईयर ऑन द साइड, एट जस्ट ओवर द सुप्रा ऑर्बिटल रिजिड इन फ्रंट ऑफ मेजरिंग द पॉइंट ऑफ हाइट सर्कम्फरेंस। ये देखिए, ठीक है, इस इंची टेप के द्वारा क्या किया जाएगा, इसको मेजर किया जाएगा। कहाँ प्लेस की जाएगी, ऑक्सीपिटल प्रोट्यूबरेंस पे, और किसके द्वारा किया जाता है, ऑर्डिनल टेप के द्वारा। ठीक है। फिर फॉन्टेनल क्लोजर। हेड सर्कम्फरेंस में क्या होता है, फॉन्टेनल्स होते हैं। दो फॉन्टेनल्स ही क्या होते हैं अपने को शो होते हैं, एंटीरियर फॉन्टेनल्स और पोस्टीरियर फॉन्टेनल। एट बट एंटीरियर एंड पोस्टीरियर फॉन्टेनल आर यूजुअली प्रेजेंट। पोस्टीरियर फॉन्टेनल क्लोजेस अर्ली 2 वीक 6 to 8 वीक ऑफ एज। ठीक है। जो पोस्टीरियर फॉन्टेनल्स होते हैं वो कब क्लोज होते हैं, 6 से 8 वीक ऑफ एज में क्या हो जाते हैं, फॉन्टेनल जो पोस्टीरियर फॉन्टेनल्स है वो क्या हो जाते हैं, क्लोज हो जाते हैं। एंटीरियर फॉन्टेनल्स नॉर्मली क्लोजेस बाय 12 to 18 मंथ ऑफ एज, और जो एंटीरियर फॉन्टेनल है वो कब क्लोज होंगे, 12 से 18 मंथ की एज पे होंगे। अर्ली क्लोजर ऑफ फॉन्टेनल्स इंडिकेट क्रेनियो स्टेनोसिस। जब फॉन्टेनल्स जल्दी क्लोज हो जाए, एज से पहले क्लोज हो जाए, तो ये किसको इंडिकेट करेंगे, ये इंडिकेट करेंगे क्रेनियो स्टेनोसिस को। ड्यू टू प्रीमेच्योर क्लोजर ऑफ स्कल सुचर्स, जो भी प्रीमेच्योर क्लोजर होंगे, ठीक है, स्कल सुचर्स के प्रीमेच्योर क्लोजर से क्या होगा, जो भी फॉन्टेनल्स है वो अर्ली क्या हो जाएंगे, क्लोज हो जाएंगे एज से पहले। ठीक है। तो ये किसको इंडिकेट करेंगे, ये करेंगे क्रेनियो स्टेनोसिस को इंडिकेट। ठीक है। ये एंटीरियर फॉन्टेनल, और पीछे पाया जाएगा वो हो गया पोस्टीरियर फॉन्टेनल, पोस्टीरियर फॉन्टेनल। ठीक है। फिर अपन बात करते हैं चेस्ट सर्कम्फरेंस। चेस्ट सर्कम्फरेंस और thoracic diameter is an important parameter of assessment of growth and nutrition status। जिस प्रकार से हेड सर वो वेट होगा, उसी प्रकार से चेस्ट सर्कम्फरेंस भी क्या होगा, न्यूट्रिशनल असेसमेंट स्टेटस को चेक करने के लिए, ग्रोथ को असेस करने के लिए क्या होगा, इंपॉर्टेंट पैरामीटर रहेगा। एट बट इट इज 2 to 3 सेंटीमीटर लेस देन हेड सर्कम्फरेंस। तो ये जो भी हेड सर्कम्फरेंस है 2 से 3 सेंटीमीटर, एट बट क्या होगा, कम होगा। तो अगर हेड सर्कम्फरेंस तो कितना था, 33 to 35 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे चेस्ट सर्कम्फरेंस वो कितना हो जाएगा, 32 30 से लेके 32 सेंटीमीटर होगा। 30 से लेके 32 सेंटीमीटर तक क्या होगा, ये
चेस्ट सर्कम्फरेंस होगा 8 6 to 12 मंथ ऑफ एज बोथ बिकम इक्वल। और ये जो बर्थ 12 मंथ की एज पे ये क्या हो जाएंगे, हेड सर्कम्फरेंस और चेस्ट सर्कम्फरेंस वो क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो 12 मंथ की एज पे, ठीक है, हेड सर्कम्फरेंस और चेस्ट सर्कम्फरेंस वो क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। और वो कितना होगा, 52 सेंटीमीटर होगा। आफ्टर फर्स्ट ईयर ऑफ एज चेस्ट सर्कम्फरेंस इज ग्रेटर देन हेड सर्कम्फरेंस। आफ्टर फर्स्ट ईयर ऑफ एज मतलब आफ्टर जैसे 1 साल कंप्लीट होगा और उसके बाद जैसे 1 साल के बाद एज जैसे जैसे एज बढ़ेगी उस टाइम पे चेस्ट सर्कम्फरेंस ग्रेटर देन हेड सर्कम्फरेंस। उसके बाद जो भी चेस्ट सर्कम्फरेंस होगा वो हेड सर्कम्फरेंस से क्या होगा, ज्यादा होगा बाई 2.5 सेंटीमीटर एंड बाई द एज ऑफ 5 ईयर। मतलब 5 साल की एज में जो चेस्ट सर्कम्फरेंस वो कितना हो जाएगा, 2.5 सेंटीमीटर हेड सर्कम्फरेंस से ज्यादा हो जाएगा। इट इज अबाउट 5 सेंटीमीटर लार्जर देन हेड सर्कम्फरेंस। और ये लगभग 5 सेंटीमीटर लार्जर होगा हेड सर्कम्फरेंस से। जैसे जिस प्रकार से एज बढ़ेगी उस टाइम पे 5 सेंटीमीटर लार्जर होगा हेड सर्कम्फरेंस से, क्या होगा, चेस्ट सर्कम्फरेंस 5 सेंटीमीटर ज्यादा होगा। चेस्ट सर्कम्फरेंस किसके द्वारा मेजर किया जाता है, इसी टाइप के द्वारा मेजर किया जाता है अराउंड द चेस्ट एट लेवल बाय प्लेसिंग द टेप मेजर अराउंड द चेस्ट एट द लेवल ऑफ निप्पल इन बिटवीन इंस्पिरेशन एंड एक्सपायरेशन। मतलब जो इंची टेप होगा उसको चेस्ट पे क्या करेंगे, प्लेस करेंगे, ठीक है, और उसको चेस्ट के चारों ओर लपेट के क्या करेंगे, मेजर करेंगे इनके बीच में, निपल्स के बीच में। और जो इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन की प्रोसेस होगी उसके बीच में इसको क्या करेंगे, मेजर करेंगे, ठीक है। ये देखिए आपको दिख रहा है इमेज में। फिर नेक्स्ट बात करते हैं मिड अपर आर्म सर्कम्फरेंस की, जिसको शॉर्ट में बोला जाता है MUAC। एम यानी मिड, यू यानी अपर, ए यानी आर्म, सी यानी सर्कम्फरेंस। दिस मेजरमेंट हेल्प्स टू असेस द न्यूट्रिशनल स्टेटस ऑफ यंगर चिल्ड्रन। मिड अपर आर्म सर्कम्फरेंस यंगर चाइल्ड में न्यूट्रिशनल स्टेटस को असेस करने के लिए क्या करता है, हेल्प करता है। देयर इज ग्रोथ ड्यू टू इनएडुकेट न्यूट्रिशनल व्हिच कैन बी दिस सिंपल पार्टिकल्स एंड यूजफुल मेजरमेंट। और ये ग्रोथ इन एडुकेट न्यूट्रिशनल किसके कारण होती है, जो मिड अपर आर्म सर्कम्फ्रेंस की ग्रोथ है इन एडुकेट न्यूट्रिशनल के कारण होगी, ठीक है, न्यूट्रिशन के कारण होगी। व्हिच कैन बी दिस सिंपल पार्टिकल एंड यूजफुल मेजरमेंट। और ये क्या होता है कि साकिट टाइप के द्वारा क्या किया जाता है, मेजर किया जाता है। जो सिंपल पार्टिकल्स यानी जो भी कौन सा इसमें टेप यूज ली जाएगी, इसमें साकिट टेप यूज में ली जाएगी। और ये सबसे इंपॉर्टेंट मेजरमेंट है। तो ये देखिए कौन सी टेप है, ये साकिट टेप, साकिट टेप। तो ये मिड अपर आर्म सर्कम्फेरेंस को क्या की जाएगी, मेजर की जाएगी। किसके द्वारा मेजर किया जाएगा, साकिट टेप के द्वारा, ठीक है। एमसीक्यू पूछा जा सकता है मिड अपर आर्म सर्कम्फेरेंस किसके द्वारा मेजर किया जाता है, तो वो मेजर किया जाता है साकिट टेप के द्वारा। The average mid upper arm circumference at birth is 11 to 12 सेंटीमीटर। एट बर्थ जो मिड अपर आर्म सर्कम्फेरेंस है वो नॉर्मल कितना होता है, 11 से 12 सेंटीमीटर होता है। और एट 1 ईयर ऑफ एज इट इज 12 टू 16 सेंटीमीटर। एट 1 टू 5 ईयर की एज में 16 टू 17 सेंटीमीटर एंड 12 ईयर की एज में 17 टू 18 सेंटीमीटर। एट 15 ईयर्स 20 to 21 सेंटीमीटर। जो मिड अपर आर्म सर्कम्फरेंस है वो एट बट कितना होता है, 11 से 12 सेंटीमीटर होता है। और 1 साल की एज में ये 12 से 16 सेंटीमीटर। और 1 से 5 साल की एज में, ठीक है, ये 16 से 17 सेंटीमीटर। और 12 साल की एज में 17 से 18 सेंटीमीटर। और 15 साल की एज में 20 से 21 सेंटीमीटर मिड अपर आर्म सर्कम्फरेंस हो जाता है। मिड अपर आर्म सर्कम्फरेंस 15 साल की एज में 20 से 21 सेंटीमीटर और 12 साल की में 17 से 18 सेंटीमीटर। और 1 से 5 साल की में 16 से 17, 12 से 16 कब होगा, 1 साल की एज पे, ठीक है। और एट बर्थ 11 से 12 सेंटीमीटर। नॉर्मल मिड अपर आर्म सर्कम्फरेंस एट बर्थ कितना होता है, 11 से 12 सेंटीमीटर होता है, कितना याद रखिए। फिर नेक्स्ट बात करते हैं अपन इरप्शन ऑफ टिप। इरप्शन ऑफ टिप मतलब आफ्टर बर्थ बेबी में टिप
कब इरप्ट होते हैं, कब आते हैं, उन सब के बारे में अपन देखते हैं। देयर इज ए वेरिएशन फॉर द टाइम ऑफ इरप्शन ऑफ टिथ। अलग अलग वेरिएशन हो सकते हैं जो भी टिथ के इरप्शन में। फर्स्ट टिथ कॉमनली द लोअर सेंट्रल इंसिजन। ठीक है, फर्स्ट टिथ कौन सा अपीयर होगा आफ्टर बर्थ? लोअर सेंट्रल इंसिजन में अपीयर इन 6 to 7 month ऑफ एज। 6 से 7 मंथ की एज पे लोअर सेंट्रल इंसिजन टिथ अपीयर होगा। इट कैन बी डिलेड इवन अप टू 15 मंथ। और ये कब तक डिलेड हो सकता है? 15 मंथ तक। उसके बाद ये आना स्टार्ट हो सकता है, लेकिन नॉर्मली 6 से लेके 7 मंथ की एज पे फर्स्ट टिथ अपीयर होता है और वो होता है लोअर सेंट्रल इंसिजन। ठीक है, विच आल्सो कैन बी कंसिडर्ड विद इन द नॉर्मल रेंज ऑफ टाइम फॉर टीथिंग, जो कि 15 मंथ तक की एज को नॉर्मल रेंज में कंसिडर किया जाता है। सो डेंटिशन इज नॉट डिपेंडेबल पैरामीटर फॉर असेसमेंट ऑफ ग्रोथ, जो कि इरप्शन ऑफ टिथ इसमें डिपेंडेंट नहीं है, असेसमेंट ग्रोथ के असेसमेंट में डिपेंडेंट नहीं है। ठीक है, अगर इसको असेस भी करें, ठीक है, तो ये किस टाइम पे असेस होंगे? 6 to 7 मंथ की एज पे असेस होंगे। देयर आर टू सेट्स ऑफ टिथ, टेम्परेरी टिथ बिगर इन साइज और टू सेट्स ऑफ टिथ। ठीक है, कितने सेट होते हैं टिथ के? दो सेट होते हैं, टेम्परेरी टिथ और परमानेंट टिथ। जबकि टेम्परेरी टिथ बिगर होते हैं इन साइज फॉर टू सेट्स ऑफ टिथ में। बड़े क्या होते हैं? टेम्परेरी टिथ होते हैं। एक कंडीशन और आती है, इफ टिथ आर प्रेजेंट एट बर्थ। कब प्रेजेंट होंगे? एट बर्थ। क्या होंगे? टिथ प्रेजेंट होंगे, तो उसे कौन सा बोलेंगे? उसे बोलेंगे नेटल टिथ। ठीक है, अगर एट बर्थ प्रेजेंट, अगर टिथ प्रेजेंट होते हैं तो उसे बोलते हैं अपन नेटल टिथ बोलते हैं। 6 to 12 मंथ की एज पे टेम्परेरी टिथ आना स्टार्ट होते हैं। फर्स्ट आते हैं लोअर सेंट्रल इंसिजर। ठीक है, वो कितने आते हैं? नंबर में कितने होते हैं? 2 से 8 होते हैं। 12 to 15 मंथ की एज पे फर्स्ट मोलर टिथ आते हैं और वो टोटल नंबर में कितने होते हैं? 8 से 12 होते हैं। 15 to 24 मंथ में केनाइन केनाइन टिथ आते हैं और वो टोटल कितने होते हैं? 12 से 16 होते हैं। ठीक है, 24 से 30 मंथ की एज पे सेकेंडरी मोलर टिथ आते हैं और वो कितने होते हैं? 16 से 20 होते हैं। फिर परमानेंट टिथ आना स्टार्ट होते हैं 6 से 7 साल की एज में। फर्स्ट परमानेंट मोलर टिथ आते हैं 24। उसके बाद 7 to 10 ईयर्स में रिप्लेसमेंट ऑफ टेम्परेरी टिथ, मतलब जो भी टेम्परेरी टिथ है उसमें रिप्लेसमेंट होने स्टार्ट हो जाता है और उसकी जगह परमानेंट टिथ आना स्टार्ट हो जाते हैं। 10 to 12 ईयर्स की एज में रिप्लेसमेंट ऑफ टेम्परेरी मोलर बाई प्रीमोलर। ठीक है, मोलर की जगह प्रीमोलर के द्वारा जो भी प्रीमोलर टिथ है उसमें टेम्पररी मोलर टिथ की जगह प्री मोलर टिथ क्या हो जाते हैं? रिप्लेस होना स्टार्ट हो जाते हैं। 12 to 15 ईयर की एज में सेकेंडरी परमानेंट मोलर टिथ आ जाते हैं। वो भी टोटल कितने होते हैं? 28 होते हैं। उस टाइम पे टोटल टिथ कितने हो जाते हैं? 28। और 16 ईयर की एज में थर्ड थर्ड परमानेंट मोलर टिथ आते हैं और वो टोटल कितने होंगे? 32 टिथ होंगे। फिर बोन ग्रोथ, ओसिस ग्रोथ। Bony growth follows a definite pattern and time schedule from birth to maturation। एक डेफिनेट पैटर्न होता है बोन ग्रोथ का। ठीक है, जो कि ये टाइम और शेड्यूल के अकॉर्डिंग क्या करते हैं? फॉलो करते हैं। इट इज कैलकुलेटेड बाय अपीयरेंस ऑफ ओसिफिकेशन सेंटर बाय एक्सरे स्टडी। मतलब ये किसके द्वारा असेस करते हैं? एक्सरे स्टडी के द्वारा क्या करेंगे? असेस करेंगे। स्केलेटल मैच्योरेशन और बोन ग्रोथ इज एन इंडिकेटर ऑफ फिजियोलॉजिकल डेवलपमेंट एंड कंटिन्यू अप टू 25 ईयर ऑफ एज। जो भी डेवलपमेंट होगा, फिजियोलॉजिकल डेवलपमेंट होगा, स्केलेटल मैच्योरेशन और बोन ग्रोथ का किसका इंडिकेटर है? फिजियोलॉजिकल डेवलपमेंट। और कंटिन्यू कब तक होगा? 25 साल की एज तक क्या होगा? कंटिन्यू रहेगा। असेसमेंट ऑफ डेवलपमेंट। अब अपन बात करते हैं डेवलपमेंट की। इतनी देर अपन ने क्या पढ़ा? ग्रोथ। नॉर्मल डेवलपमेंट इज ए कॉम्प्लेक्स प्रोसेस एंड हैज ए मल्टीट्यूड ऑफ फैसेट्स। हाउएवर इट इज कन्वीनियंट टू अंडरस्टैंड एंड असेस डेवलपमेंट अंडर द फॉलोइंग डोमेन। ठीक है, जो भी डेवलपमेंट होगा उसका असेसमेंट अपन करेंगे। जबकि डेवलपमेंट क्या होता है? पहले ही बता दिया था, ये फिजियोलॉजिकल और फंक्शनल चेंजेस होते हैं। ठीक है, ये डेवलपमेंट, ठीक है, ग्रोथ
एक टाइम पीरियड के बाद क्या हो जाती है, रुक जाती है, जबकि डेवलपमेंट कंटिन्यू रहता है। ठीक है, ओल्ड एज तक क्या रहेगा, डेवलपमेंट कंटिन्यू रहेगा। ठीक है, जिसमें ग्रोस मोटर डेवलपमेंट होता है, फाइन मोटर स्किल डेवलपमेंट होता है, पर्सनल एंड सोशल डेवलपमेंट होता है, लैंग्वेज होता है, लैंग्वेज डेवलपमेंट, विजन एंड हियरिंग डेवलपमेंट होता है। ग्रोस मोटर डेवलपमेंट में क्या होगा कि ग्रोस मोटर डेवलपमेंट में मोटर डेवलपमेंट प्रोग्रेस इन एंड orderly sequence to ultimate attainment of locomotion and more complex motor tasks thereafter in an it is assessed and observed as follows. ठीक है, ग्रोस मोटर डेवलपमेंट, ठीक है, orderly sequence में ultimate attainment। ग्रोस मोटर डेवलपमेंट में क्या होगा कि जो भी लार्ज लार्ज साइज मसल्स है, ठीक है, उसमें जो भी डेवलपमेंट होगा उसको अपन क्या बोलेंगे, ग्रोस मोटर डेवलपमेंट बोलेंगे, जैसे क्रॉलिंग, ट्रिपिंग। ठीक है, और इन्फेंट में जो भी ग्रोस मोटर डेवलपमेंट है वो किसके द्वारा असेस कर सकते हैं, जो अपन आगे देखते हैं। कुछ डेवलपमेंटल माइलस्टोन है जो भी ग्रोस मोटर के हैं। 3 मंथ की एज पे बेबी क्या होल्ड कर सकता है, नेक होल्ड कर सकता है। 3 मंथ की एज पे नेक होल्डिंग, और 5 मंथ पे रोल्स ओवर। ठीक है, जैसे बेबी को सीधा सोलाया तो वो बेबी घूम के उल्टा हो सकता है, तो ये क्या हो सकता है, 5 मंथ की एज पे रोल्स ओवर करेगा। और 6 मंथ पे सिट विथ ओन सपोर्ट, मतलब ये बेबी 6 महीने की एज पे कुछ सपोर्ट के थ्रू क्या होगा, बैठ सकेगा। और 8 मंथ की एज पे सिटिंग विदाउट सपोर्ट, बिना किसी सपोर्ट के बैठ सकेगा। 9 मंथ की एज पे स्टैंडिंग होल्डिंग ऑन विद सपोर्ट, मतलब बच्चा खड़ा होना स्टार्ट कर देगा सपोर्ट के साथ। और 12 मंथ की एज पे ट्रिप वेल स्टैंड विदाउट सपोर्ट, और ठीक है क्या करेगा, 12 मंथ की एज पे स्टैंड विदाउट सपोर्ट, मतलब उसमें खड़ा होना स्टार्ट कर देगा विदाउट, बिना किसी सपोर्ट के। 5 मंथ की एज पे वॉक अलोन अप स्टेयर, मतलब। और 15 साल की एज में अकेला क्या करना स्टार्ट कर देगा, चलना स्टार्ट कर देगा। और 18 मंथ की एज पे भागना। और 2 साल की एज पे वॉक अप एंड डाउन स्टेयर, मतलब 2 साल की एज पे क्या करेगा, 2 साल की एज पे बच्चा सीढ़ियां चढ़ना और उतरना सीखेगा। और 15 मंथ की एज पे सिर्फ सीढ़ियां चढ़ना और सीखेगा। और 3 साल की एज में तीन ट्राई साइकिल, मतलब 3 टायरों वाली साइकिल, ठीक है, ट्राई साइकिल क्या करना, चलाना स्टार्ट कर देगा। 4 साल की एज में 4 साल की एज में हॉप ऑन द 1 फुट और अल्टरनेट फिट गोइंग डाउन स्टेयर्स, मतलब 4 साल की एज में एक पैर पे क्या करना, खुद को हॉप्स करके रखना स्टार्ट कर देगा। ग्रोस मोटर, फिर अपन देखते हैं फाइन मोटर स्किल डेवलपमेंट। फाइन मोटर स्किल डेवलपमेंट में फाइन मोटर डेवलपमेंट अपॉन न्यूरल ट्रैक्ट मैच्योरेशन। फाइन मोटर डेवलपमेंट promotes adaptive activities with fine sensory motor adjustment and include eye coordination, hand to mouth coordination, hand skill as finger thumb opposition, grasping, dressing, etc। मतलब फाइन मोटर स्किल में क्या होगा कि बेबी स्मॉल मसल्स में क्या होगा कि चेंजेस आएगा। ठीक है, मसल्स में क्या आएगा, स्मॉल मसल्स में चेंजेस आएगा, जैसे किसी भी चीज को होल्ड करके रखना, ग्रेप करके रखना। ठीक है, ड्रेसिंग के बारे में, ड्रेसिंग सेंस होना। ठीक है, आई कोऑर्डिनेशन, हैंड टू माउथ कोऑर्डिनेशन, उन सबका क्या हो जाएगा, डेवलपमेंट हो जाएगा। इसमें कुछ की फाइन मोटर माइलस्टोन्स दिए हुए हैं। 4 मंथ की एज पे रीचिंग आउट फॉर द ऑब्जेक्ट विथ बोथ हैंड, मतलब बच्चा 4 मंथ की एज पे क्या करेगा, किसी ऑब्जेक्ट को देख के दोनों हाथों से पकड़ने की क्या करेगा, कोशिश करेगा। और 6 मंथ की एज पे रीचिंग आउट फॉर दी ऑब्जेक्ट विथ 1 हैंड, और एक हाथ से ऑब्जेक्ट क्या करेगा, 6 मंथ की एज पे पकड़ना की कोशिश करेगा। 9 मंथ की एज पे इमेच्योर पिंसर ग्राफ्स करेगा। ठीक है, और 12 मंथ की एज पे पिंसर पिंसर ग्रेप्स मेच्योर, मतलब इमेच्योर पिंसर ग्रेप्स का मतलब उंगलियों से होल्ड करके रखने स्टार्ट करेगा। और 12 मंथ की एज पे मेच्योर पिंसर ग्रेप्स करेगा। 15 मंथ की एज पे इमिटेट स्क्रिबलिंग टॉवर ऑफ 2 ब्लॉक, मतलब 15 मंथ की एज पे 2 टावर, ठीक है, 2 ब्लॉक्स का टावर बनाना स्टार्ट कर देगा। और 18 मंथ की एज पे स्क्रिबल, जिसका मतलब होगा, मतलब 3 ब्लॉक, 3 ब्लॉक्स का क्या बनाना स्टार्ट कर देगा, टावर टावर बनाना स्टार्ट कर देगा। और 2 साल की एज पे टावर 6 ब्लॉक का और वर्टिकल एंड सर्कुलर स्ट्रोक। ठीक है, 2 साल की एज पे
6 ब्लॉक का क्या बनाना बनाना स्टार्ट कर देगा टावर, और 3 साल की एज पे 9 साल का ब्लॉक, ठीक है। और कॉपी में क्या बनाना स्टार्ट कर देगा, सर्कल ड्रॉ करना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। 4 साल की में कॉपी क्रॉस करना और 20-20 ब्लॉक, ठीक है, ब्रिज बनाना स्टार्ट करेगा ब्लॉक के साथ। कॉपी ट्रायंगल, कॉपी ट्रायंगल मतलब ट्रायंगल बनाना स्टार्ट करेगा 5 साल की एज पे। पर्सनल एंड सोशल डेवलपमेंट में क्या होगा कि पर्सनल एंड सोशल डेवलपमेंट में इसमें बेबी जो भी इंटरपर्सनल और सोशल स्किल्स है, जैसे सोशल स्माइल होगा, रिकॉग्निशन ऑफ मदर, मम्मी को पहचाना, ठीक है, मदर को पहचाना, और टॉयज का यूज करना, इसमें क्या करेगा बेबी पर्सनल एंड सोशल डेवलपमेंट में सीखेगा, ठीक है। वो किस एज पे होगा, उन सबका माइलस्टोन अपन देखते हैं। 2 मंथ की एज पे सोशल स्माइल करना स्टार्ट कर देगा। 3 मंथ की एज पे, जो भी 3 मंथ की एज पे बेबी रिकॉग्नाइज करना स्टार्ट कर देगा किसको, अपनी मदर को। 6 मंथ की एज पे रिकॉग्नाइज स्ट्रेंजर और स्ट्रेंजर एंजाइटी, मतलब जब बेबी 6 मंथ की हो जाएगा, 6 मंथ का हो जाएगा, तो वो स्ट्रेंजर्स को देख के क्या करेगा, एंजाइटी फील करेगा, ठीक है। और 9 मंथ की एज पे वह बाय बाय मतलब बाय बाय करना स्टार्ट कर देगा। 12 मंथ की एज पे कम्स व्हेन कॉल्ड और प्ले सिंपल बॉल गेम, और ठीक है, बुलाने पे 12 मंथ की एज पे जैसे ही उसको बुलाएंगे उस टाइम पे क्या करेगा, वो आएगा, ठीक है। कम्स व्हेन कॉल्ड, बुलाने पे क्या आएगा, प्ले सिंपल बॉल गेम। और 12 मंथ की एज पे सिंपल बॉल के साथ गेम खेलना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। 15 मंथ की एज पे जर्नल करना, तो ठीक है। 18 मंथ की पे कॉपी पेरेंट्स इन टास्क, मतलब जो भी पेरेंट्स टास्क देंगे उसका क्या करना, कॉपीज करना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। 2 साल की एज में आस्क फॉर फूड ड्रिंक्स और टॉयलेट, ठीक है। 2 साल की एज में बच्चा फूड, भूख लग रही है, प्यास लग रही है, या उसको टॉयलेट आ रहा है, टॉयलेट के बारे में वो 2 साल की एज में बताना स्टार्ट कर देगा। 3 साल की एज में अपने टॉयज शेयर करना, नोज फुल नेम एंड जेंडर, ठीक है। 3 साल की एज में बच्चा जेंडर और अपना नाम जानने लगेगा। और 4 साल की एज में प्लेस कोऑपरेटिवली इन ए ग्रुप, मतलब 4 साल की एज में वो अपने फ्रेंड्स के साथ कोऑपरेटिवली क्या खेलना स्टार्ट कर देगा। और गोज टू टॉयलेट अलोन, ठीक है, टॉयलेट करने अलग से अकेला जाना स्टार्ट कर देगा। कब, 4 साल की एज पे। 5 साल की एज पे हेल्प इन हाउस होल्ड टास्क, मतलब जो भी हाउस होल्ड टास्क है उसमें क्या करना, मम्मी की या अपने पेरेंट्स की हेल्प करना स्टार्ट कर देगा 5 साल की एज में। तो ड्रेसिंग एंड अनड्रेसिंग, मतलब खुद के कपड़े पहनना और उतारना, वो भी 5 साल की एज में क्या करता है, स्टार्ट कर देता है। फिर नेक्स्ट डेवलपमेंट आता है लैंग्वेज डेवलपमेंट। 1 मंथ की एज पे अलर्ट टू साउंड, मतलब जैसे साउंड आएगा तो वो क्या करना, अलर्ट हो जाएगा। 14 मंथ की एज पे कूज यानी म्यूजिकल वोवल साउंड करना स्टार्ट कर देगा। 4 मंथ की एज पे लाफ लाउड, मतलब जोर जोर से हंसना स्टार्ट कर देगा। 6 मंथ की एज पे कुछ वर्ड्स आ जाएंगे उसको बोलना, जैसे मोनोसाइटिबेलस, मोनोसिबिलस, ठीक है। मोनोसिबिलस का मतलब क्या हो जाएगा, जैसे एक ही वर्ड के अक्षर, जैसे बा दा पा साउंड, ठीक है, माँ, ठीक है। बाइसिबिलस का 9 मंथ पे आना बोलना स्टार्ट करेगा। बाइसिबिलस वर्ड कौन कौन से, जैसे मामा बाबा दादा, यानी दो वाले, 2 वर्ड वाले शब्द, ठीक है, मामा बाबा दादा पापा, ठीक है। और 12 मंथ की एज पे 1 से 2 वर्ड विथ मीनिंग, ठीक है, 1 से 2 वर्ड बोलने तो स्टार्ट करेगा उनके मीनिंग के साथ, ठीक है। 18 मंथ की एज पे 8 से 10 वोकेबलरी बोलना स्टार्ट कर देगा। और 2 साल की एज पे 2 से 3 वर्ड का सेंटेंस यूजेस प्रोनाउंस आई मी यू, ठीक है, आई मी यू के साथ भी प्रोनाउंस करके इनका यूज करने लग जाएगा। और 2 साल की एज में 2 से 3 वर्ड्स के सेंटेंस भी बोलना स्टार्ट कर देगा। और 3 साल की एज में क्या करेगा, क्वेश्चन पूछना स्टार्ट कर देगा। 4 साल की एज में सेज सॉन्ग्स और पोएम, टेल स्टोरीज, और अपनी कहानियां बताना स्टार्ट करेगा। और कुछ गाने और पोएम से 4 साल की एज में गाना स्टार्ट कर देगा। 5 इयर्स की एज में आस्क मीनिंग ऑफ वर्ड, कुछ वर्ड के मीनिंग पूछना स्टार्ट कर देगा 5 साल की एज पे। ठीक है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की यूनिट कंप्लीट होती है। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, ठीक है।
और भी वन शॉट क्लासेस पाने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए।